बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 24 और ये इसका चैप्टर नंबर 5 है। चलें स्टार्ट करते हैं। कीज़ डेटाबेस में कीज़ बहुत अहम रोल अदा करती हैं। कीज़ क्या चीज़ हैं? कीज़ एक तरह के कॉलम्स के नेम हैं। ए की इज़ ए एट्रीब्यूट्स या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, या एक कॉलम हो सकता है या एक मुकम्मल सेट ऑफ कॉलम्स हो सकता है, यानी कि उसके अंदर 2 या 3 या 4 कॉलम्स भी आ सकते हैं। सो डैट इसलिए ये बनाया जाता है ताकि हम किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। ए की इज़ एन एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ए टुपल इन द रिलेशन, यानी कि किसी एक टुपल यानी कि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक की या सेट ऑफ की बनाते हैं। द की आर डिफाइंड इन टेबल टू एक्सेस आ सीक्वेंस द स्टोर डाटा क्विकली एंड स्मूथली, ताकि हम डाटा को क्विकली और स्मूथली एक्सेस कर सकें। दे आर आल्सो यूज टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेबल्स, और ये मुख्तलिफ टेबल के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले जो कीज़ आती है वो है सुपर की। सुपर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, सुपर वही होता है जो सबसे ऊपर होता है या सबसे सुपीरियर होता है। तो सुपर की इसलिए इसको की कहते हैं कि ये सब की में सुपर की इसलिए है कि ये ऐसी की होती है जो सिर्फ एक कॉलम पे मुश्तमिल होती है और पूरा का पूरा रिकॉर्ड लेके आके दे देती है हमें। फॉर एग्जांपल, रिलेशन स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एट्रीब्यूट्स लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, एड्रेस। द ओनली एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टुपल इन द रिलेशन इज रजिस्ट्रेशन नंबर, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा रिकॉर्ड है या ऐसा यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा कॉलम है जिसके ज़रिए हम किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड फटाफट देख सकते हैं कि पूरे का पूरा उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उसका फादर नेम क्या है। यानी कि ऐसा रिकॉर्ड यानी कि ऐसा कॉलम जिसके ज़रिए हम पूरा रिकॉर्ड देख सकें, वो सुपर की है। इसके अलावा दूसरी की आती है, उसका नाम है कैंडिडेट की। ए कैंडिडेट की इज़ ए सुपर की डैट कंसिस्ट नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की ऐसी सुपर की होती है जिसके अंदर एक्स्ट्रा फील्ड नहीं होती। फॉर एग्जांपल, अगर हम सुपर की एग्जांपल देखें तो उसके अंदर उन्होंने बताया कि अगर हम रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम को साथ मिला दें तो ये फिर भी एक सुपर की है और ये फिर भी हमें एक यूनिक डाटा प्रोवाइड करेगी। लेकिन कैंडिडेट की में क्या सीन है, ये भी एक तरह की सुपर की है, लेकिन इसमें सिर्फ एक टाइम पे एक ही कॉलम आएगा। सुपर की में एक टाइम पे एक से ज़्यादा कॉलम आ सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की में एक टाइम पे सिर्फ एक कॉलम ही आएगा। जिसका मतलब है इट मीन्स डैट रजिस्ट्रेशन नंबर नेम इज़ ए सुपर की, यानी कि इन दोनों को मिला के तो ये एक सुपर की तो बन सकते हैं, यानी कि यूनिकली कोई रिकॉर्ड लेके तो आ सकते हैं, लेकिन ये एक कैंडिडेट की नहीं है, क्योंकि कैंडिडेट की में सिर्फ एक टाइम पे एक ही होती है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ उसके साथ अटैच नहीं होती। उसके बाद आ जाता है प्राइमरी की। प्राइमरी की इज़ ए कैंडिडेट की, यानी कि पहले हमने देखा सुपर की, वो एक या एक से ज़्यादा कॉलम पे मुश्तमिल हो सकता है, लेकिन उसके बाद आ गया कैंडिडेट की जिसने एक्स्ट्रा कॉलम्स की लिमिट को लगा के एक्स्ट्रा कॉलम को ख़त्म कर दिया। अब वो की यानी कि कैंडिडेट की एक कॉलम वाली की जो पूरा रिकॉर्ड लेके आ जाती है, अब उसको कह रहा है कि प्राइमरी की इज़ ए कैंडिडेट की इज सिलेक्टेड बाय द डाटाबेस डिजाइन टू आइडेंटिफाई टुपल यूनिकली इन रिलेशन, यानी कि रिलेशनशिप के दरमियान ऐसी की जो कि कैंडिडेट भी होती है, उसको हम प्राइमरी इसलिए कह देते हैं कि वो पूरे का पूरा रिकॉर्ड लेके आती है। रिलेशन में कंटेन मैनी कैंडिडेट की, एक रिलेशन के अंदर बहुत सी कैंडिडेट की हो सकती हैं, लेकिन व्हेन द डिज़ाइनर सेलेक्ट वन ऑफ देम टू आइडेंटिफाई द टुपल इन द रिलेशन इट बिकम प्राइमरी की। हो सकता है कि एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत सी कैंडिडेट की हों। बहुत सी कैंडिडेट की क्या मतलब है कि बहुत सी की हो सकती हैं जिसके ज़रिए हम यूनिकली डाटा डिफाइन कर सकते हैं या डाटा ले सकते हैं, लेकिन उन सब कैंडिडेट की में से किसी एक की को हम प्राइमरी की सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें यूनिकली डाटा फाइंड करने में बहुत आसानी हो। इट विल बी ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड एज ए प्राइमरी की। सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द प्राइमरी की और प्राइमरी की के मतलब जो अहम बातें हैं वो ये हैं। ओनली वन प्राइमरी की, एक रिलेशन के अंदर सिर्फ एक ही प्राइमरी की हो सकती है। हालांकि कैंडिडेट की के ज़रिए भी हम डाटा ले सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट की एक रिलेशन के अंदर एक से ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन एक रिलेशन के अंदर प्राइमरी की सिर्फ एक ही होगी। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है प्राइम, प्राइम से प्राइमरी निकला है, तो प्राइम का मतलब यही होता है जो कि सिर्फ यूनिक नंबर होता है, जो एक दफ़ा ही होता है, यानी कि या सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है या वो वन डिवाइड होता है। तो इसी तरह प्राइम से प्राइमरी यानी कि वो की जो यूनिक है। ईच वैल्यू इन प्राइमरी की एट्रीब्यूट मस्ट बी यूनिक, उनकी वैल्यू यूनिक होंगी। प्राइमरी की कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, और इसके अंदर नल वैल्यू नहीं आएंगी। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं कि उन्होंने प्राइमरी की किस चीज़ को रखा है।
रजिस्ट्रेशन नंबर को 20, 30 और नेम को नहीं रखा क्योंकि नेम जो है वो डबल भी हो सकता है। उसके बाद आ गया अल्टरनेटिव की। दी कैंडिडेट की यानी कि कैंडिडेट की को ही लेके जा रहे हैं। दी कैंडिडेट की डेट आर नॉट सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की और नोन एज अल्टरनेटिव की। जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है अल्टरनेट। अल्टरनेट का मतलब होता है कि उसके मुतबादल। अब एक रिलेशनशिप के अंदर बहुत से कैंडिडेट की आ गई हैं। फ़र्ज़ करें 2 या 3 कैंडिडेट की आ गई हैं। कैंडिडेट की मतलब ऐसी की जिसके ज़रिए हम यूनिकली कोई डाटा डिफाइन कर सकते हैं या डाटा फाइंड कर सकते हैं। अब उन 2 या 3 कैंडिडेट्स की में से किसी एक की को हमने प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया कि ये हमारी प्राइमरी की होगी, लेकिन जो बाकी जो की रह गई हैं उनको क्या कह सकते हैं, वो इसके अल्टरनेट है। यानी कि वो भी यूनिकली डाटा लेके आएंगे लेकिन हमने उनको प्राइमरी नहीं रखा, तो इसलिए वो अल्टरनेटिव की या अल्टरनेट की कहलाएगा। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर ये दोनों क्या हैं, कैंडिडेट की हैं, दोनों यूनिकली डाटा डिफाइन कर सकती हैं। लेकिन जिसको हमने प्राइमरी की कर लिया वो तो प्राइमरी हो गई, लेकिन जिसको हमें प्राइमरी की नहीं रखा तो वो हमारे लिए अल्टरनेटिव की कहलाएगी। कंपोजिट की, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि कंपोज यानी कि मिल के बन के कोई एक चीज़ बनना, यानी कि मिल के कोई एक नई चीज़ बनना। ये प्राइमरी की यानी कि प्राइमरी की है वो की जो एक यूनिकली डाटा डिफाइन करती है और डेपल में एक ही होती है। ए प्राइमरी की डैट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एट्रीब्यूट इज़ नोन एज कंपोजिट की। यानी कि पहले तो बस शर्त यह है कि ये प्राइमरी होगी और दूसरी बात यह है कि ये किसी और के साथ मिलके, ज़रूरी नहीं कि वो कैंडिडेट की में से किसी अल्टरनेटिव की को सिलेक्ट करे, बल्कि वो किसी और की के साथ मिलके कोई एक नई की बनाए तो उसको हम प्राइमरी की ही कहेंगे। यानी कि एक शर्त है कि उसके अंदर प्राइमरी की मस्ट होगी। तो इस तरह इस एग्जांपल में रोल नंबर और सब्जेक्ट मिलके भी एक प्राइमरी की ही हैं, लेकिन अब ये क्या है, कंपोजिट प्राइमरी की। अब इसको हम कंपोजिट प्राइमरी की कहेंगे। ये भी इसकी एग्जांपल है। इधर ये रोल नंबर प्राइमरी की है, लेकिन जब हमने इधर से कोई रिकॉर्ड देखना है तो ये रोल नंबर प्लस सब्जेक्ट मिला के हम कोई रिकॉर्ड देख सकेंगे, तो इसलिए हम इसको कंपोजिट की कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 25 और ये चैप्टर नंबर 4 है। चलें स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ ए DBMS that is based on the relational model. Relational database management system is a collection of software program for creating, maintaining, modifying and manipulating a relation database. यानी कि रिलेशन डेटाबेस को बनाने, उसको मेंटेन करने, उसको मॉडिफाई करने और मैनिपुलेट करने के लिए जो एक प्रॉपर सिस्टम इस्तेमाल होता है हम उसको कहते हैं RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो सिस्टम इस 12 रूल्स को जो डॉक्टर कोड ने दिए थे फॉलो करेगा, हम उसको कहेंगे कि ये एक प्रॉपर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी कि ये फुली क्वालिफाइड है। कोई भी डेटाबेस बनती है जो कि रिलेशनल मॉडल को फॉलो करेगी, तो जो 12 रूल डॉक्टर साहब ने दिए हैं उनको फॉलो करेगी, तो हम उस डेटाबेस को कहेंगे कि ये फुल्ली रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। कोई भी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है तो उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं। रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम कंप्राइज ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, उसके कई हिस्से होते हैं। ईच कंपोनेंट है स्पेसिफिक रोल और हर एक पार्ट का एक अलग रोल है। कोई भी सिस्टम अगर हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं, किसी कारखाने में या रियल लाइफ में, घर में, जो एक प्रॉपर सिस्टम होता है वो कोई भी एक बंदा उसको नहीं चला सकता। पूरे सिस्टम को चलाने के लिए या हर मशीन के अंदर जो मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं वो अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो सेम इसी तरह ये जो सिस्टम होगा इसके अंदर भी मुख्तलिफ रोल्स होंगे जो कि अपना अपना रोल अदा करते हैं। सेम इसी तरह इसी सिस्टम के अंदर हर फाइल या हर हिस्सा अपना अपना रोल अदा करेगा, तब जाके एक ये पूरा एक प्रॉपर सिस्टम बनता है जो कि हमारे डेटाबेस में काम आता है। तो वो कुछ कंपोनेंट्स इसके हम देख लेते हैं। सबसे पहला इसका कंपोनेंट है फाइल मैनेजर, यानी कि इसके अंदर एक मैनेजर होता है जो कि फ़ाइल को हैंडल करता है। इसके अलावा इसके अंदर एक डेटाबेस का मैनेजर होता है जो कि डेटाबेस को हैंडल करता है। इसके अलावा एक इसके अंदर प्रोसेसर होता है जो कि क्यूरीज़ को हैंडल करता है। कोई भी क्यूरी आती है तो उसको इस प्रोसेसर ने हैंडल करना होता है। वो क्यूरी कहाँ से आ सकती है, SQL से। SQL क्या चीज़ है ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज।
उसके बाद डाटा डिक्शनरी एक पार्ट होता है। डाटा डिक्शनरी में क्या होता है, कुछ बने बनाए रिलेशनशिप और उसकी इंटीग्रिटी को स्टोर किया जाता है उस डिक्शनरी के अंदर या रिपोजिटरी के अंदर। उसके बाद इसके अंदर एक पार्ट होता है DML प्री कंपाइलर। DML स्टैंड फॉर डाटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज। डाटाबेस मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज हैज स्टेटमेंट टू इंसर्ट डिलीट एंड मॉडिफाई इन द डाटाबेस। यानी कि जो हम उनको, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है इंसर्ट डिलीट मॉडिफाई, तो जो उनको हम ये कमांड देते हैं तो वो इन लफ्ज़ को देखते हुए क्यूरी को प्रोसेस करते हैं। यानी कि पहले उन्होंने देखना है कि ये कौन सा काम करना है, तो बाद में उन्होंने देखना है कि क्या क्या करना है। यानी कि अगर डिलीट करना है या इंसर्ट करना है या अपडेट करना है तो पहले उनको पता चले कि मैंने काम कौन सा करना है, ये वाला इंसर्ट वाला करना है, डिलीट वाला करना है या मॉडिफाई वाला करना है। जब ये हो जाएगा तो बाद में उन्होंने देखना है कि क्यूरी कौन सी आई है। यानी कि उसको नया रिकॉर्ड, यानी कि अगर पहले पाकिस्तान है तो उसकी जगह हमने अगर लाहौर सिटी रखना है तो ये बाद में उसका डाटा आना है। तो इन चीज़ों को DML प्री कंपाइलर हैंडल करता है। DDL कंपाइलर क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट आर कन्वर्ट टू ए सेट ऑफ फाइल्स दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाटा। यानी कि ये वो वाली फाइल होती है जो कि मेटा डाटा के डाटा को सेव करती है। यानी कि वो देखती है कि किस तरह का डाटा है, कितनी रोज़ हैं, कितनी फील्ड्स हैं। तो जो डाटा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डाटाबेस का, उस चीज़ को ये हैंडल करता है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। इस पहली टाइप है बेस टेबल्स, दूसरी है क्यूरी रिजल्ट और तीसरी है व्यूज़। बेस टेबल में क्या होता है, बेस टेबल इज़ अ टेबल, वो टेबल होता है जो कि हम डायरेक्ट अपने डाटाबेस के अंदर कोई डाटा सेव करते हैं तो वो हमारा बुनियादी टेबल होता है या बेस टेबल होता है। उसके बाद जो क्यूरी रिजल्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, वो रिजल्ट होते हैं जो हम किसी भी डाटाबेस से यूज़र की डिमांड के मुताबिक कोई भी डाटा वहाँ से क्यूरी करके लेते हैं, तो वो हमारा क्यूरी के ऊपर जो रिज़ल्ट आते हैं उसको कहते हैं क्यूरी रिजल्ट्स। वो भी ज़ाहिर सी बात है एक टेबल की शक्ल में ही आते हैं। और तीसरी जो टाइप्स हैं वो है व्यूज़। अब व्यूज़ और क्यूरी रिजल्ट में कुछ डिफरेंस है। क्यूरी रिजल्ट भी क्यूरी के ज़रिए ही आता है और व्यूज़ भी हम क्यूरी के ज़रिए ही लेते हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि क्यूरी के अंदर पूरे का पूरा टेबल आ जाते हैं और व्यूज़ के अंदर हम मखसूस डाटा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने कोई क्यूरी के लिए रिज़ल्ट लिया है तो वो ये आएगा सारा, लेकिन अगर हम व्यूज़ के ज़रिए लेते हैं तो हम अपना मखसूस डाटा लेते हैं। एक ये फील्ड ले ली और एक ये फील्ड ले ली, तो इस तरह हम व्यूज़ के ज़रिए मखसूस डाटा किसी भी अगले बंदे को एक्सेस दे सकते हैं या दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नादरा वाले हैं तो वो अगर उन्होंने अपना कुछ मखसूस डाटा किसी कंपनी को, मसलन मोबाइल वाली कंपनी या सिम वाली कंपनीज़ को अपना डाटा देना है, तो वो सारे का सारा डाटा नहीं देंगे। वो कुछ मखसूस डाटा देंगे कि उनके फिंगरप्रिंट्स और उनका नेम और कुछ और डाटा दे देंगे, लेकिन सारे का सारा ऑल ओवर द रिकॉर्ड नहीं देंगे। तो यानी कि अगर हमने पूरे का पूरा डाटाबेस नहीं बल्कि मखसूस रिकॉर्ड किसी अगले बंदे को देना हो या एक्सेस देनी हो तो हम व्यूज़ के ज़रिए ये काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डाटाबेस लेक्चर नंबर 26 और चैप्टर नंबर 5। चलें स्टार्ट करते हैं। जो हमने शुरू में पढ़ा था डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए या जो हमारे पास एडवांस शेप में डाटा स्टोर करने की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो उसके अंदर डॉक्टर साहब के जो 12 रूल्स हैं वो बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने वो 12 रूल्स मैथमेटिक रूल के मुताबिक डेवलप किए थे और उनको ही फॉलो करते हुए पूरी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रूव की जाती है। कोई भी डाटाबेस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आती है तो उसको देखा जाता है कि आया कि ये डॉक्टर साहब के 12 रूल्स को फॉलो करता है या नहीं करता। अगर वो डॉक्टर साहब के 12 रूल को फॉलो करे तो हम उसको कहेंगे कि ये एक प्रॉपर या फुल्ली रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो वो 12 रूल्स कौन कौन से हैं हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है इन्फॉर्मेशन रूल्स। इनके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के रूल्स हैं कि डाटा हमेशा रोज़ और कॉलम की शेप में टेबल के अंदर स्टोर होगा। दूसरा रूल था कि गारंटीड एक्सेस रूल, कि कोई भी हम डाटा एक्सेस करते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी डाटा उठा के दे दो, यानी कि किसी न किसी तरीके से प्राइमरी की डिफ़ाइन की जाएगी, किसी न किसी तरीके से एट्रीब्यूट डिफ़ाइन किए जाएंगे, यानी कि कोई ना कोई लॉजिक होगी तो कोई ना कोई डाटा हमें मिलेगा। उसके बाद था ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़,
यानी कि नल वैल्यू ऐसी वैल्यू कि अगर किसी कॉलम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं की गई किसी रिकॉर्ड के लिए तो उसकी जगह वो नल को सपोर्ट करे कि ये नल वैल्यू है। उसके बाद ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन रिलेशनल मॉडल, द सिस्टम कैटलॉग कलेक्शन ऑफ रिलेशन डाटा DBMS मेंटेन फॉर इट्स ओन यूज, दीज relation hold the description of the structure of the database. The user can access them in same manner ordinary relation depending on the user privilege. ऑनलाइन जो कैटलॉग बने हुए हैं यानी कि ऑनलाइन जो डाटाबेस है उसको भी हम इजीली एक्सेस कर सकेंगे नॉर्मल तरीके से, लेकिन जिसको उसकी प्रिविलेजेस मिली हुई है उसके मुताबिक। उसके बाद कंप्रिहेंसिव फॉर डाटा सब लैंग्वेज रूल हैं कि डाटा डेफिनेशन, व्यू डेफिनेशन, डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशन, सिक्योरिटी और ट्रांसैक्शन, ये चीज़ें भी वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हैंडल करता हो। उसके बाद व्यू अपडेटिंग रूल कि हम मस्ट बी अपडेट बाय द सिस्टम, ऑथोरेटिकली अपडेटेड वो भी होना चाहिए। फिर उसके अलावा हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, तो ये चीज़ें भी वो सपोर्ट करता हो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उसके अलावा फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कि वो किसी पर डिपेंड ना करे बल्कि इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कि वो लॉजिकली भी इंडिपेंडेंट हो। इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंस रूल, इंटीग्रेटी कंसिस्ट मस्ट बी स्पेसिफाई इंडिपेंडेंट और द एप्लीकेशन प्रोग्राम दे मस्ट बी स्टोर्ड इन द कैटलॉग कि डाटा जो भी स्टोर होगा वो किसी न किसी कैटलॉग या किसी न किसी तरीके के अंदर वो स्टोर होगा। उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस रूल्स, एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन शुड ऑपरेट सक्सेसफुल व्हेन द डाटा इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि अगर डाटा को हमने डिस्ट्रीब्यूट के फॉर्म में रखा हुआ है तो उसके अंदर भी उसको कोई ऐसा फंक्शन ना मिले जो कि उसको अफेक्ट करता हो। नॉन सबवर्जन रूल्स, यानी कि इन रूल्स के अलावा कोई भी ऐसा रूल ना हो जिसको बाईपास करते हुए हम डाटे को डाटाबेस के अंदर सेव करें, यानी कि DBMS must ensure that no other level can bypass the constraints specified to maintain the integrity of the database, यानी कि इन रूल्स के अलावा कोई ऐसा ना हो रूल जो बाईपास करते हुए इन रूल्स को अपने आप डाटा सेव करना या इंटीग्रेट करना चाहेगा। तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए जो DBMS सिस्टम बनेगा तो हम उसको कहेंगे कि ये फुल्ली क्वालिफाइड DBMS सिस्टम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 27। चलें स्टार्ट करते हैं। रिलेशनल अलजबरा, यानी कि ऐसा अलजबरा जो कि हम रिलेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं। रिलेशन के मुराद हमारे डेटाबेस के टेबल्स हैं, तो हम इनके अंदर जो भी क्यूरी अलजबरे की मदद से, अलजबरा मतलब जो हम इस तरह का निशान अलजबरे में इस्तेमाल करते थे, सेम वही चीज़ जहाँ हम इस्तेमाल करेंगे रिलेशंस के अंदर यानी कि टेबल्स के अंदर, तो ये एक रिलेशनल अलजबरा कहलाएगा। देयर आर टू कैटेगरीज ऑपरेशन रिलेटेड टू अलजबरा। दो कैटेगरी हैं, एक इसकी है यूनिरी ऑपरेशन और एक इसकी है बाइनरी ऑपरेशन। यूनिरी ऑपरेशन क्या होता है और बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे। और इसके अलावा प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और इसके अलावा सिलेक्शन ऑपरेशन है और सेट ऑपरेशन है। यूनिरी ऑपरेशन, यूनियन ऑपरेशन क्या होता है? ऐसा ऑपरेशन जो कि सिर्फ एक रिलेशन के ऊपर अप्लाई हो, यानी कि सिर्फ एक टेबल के ऊपर अप्लाई हो, तो हम उसको यूनियन ऑपरेशन कहते हैं। और इसकी दो टाइप्स हैं, एक सिलेक्शन है और एक प्रोजेक्शन है। जब हम सिलेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम देखेंगे कि ये हमारे लिए रोज़ का रिकॉर्ड लेके आ रहा है, यानी कि टुपल का रिकॉर्ड। और अगर हम प्रोजेक्शन का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए कॉलम्स का रिकॉर्ड यानी कि फील्ड्स का रिकॉर्ड लेके आएगा। तो ये हो गया यूनियन ऑपरेशन, यानी कि जो सिर्फ एक रिलेशन के ऊपर अप्लाई होता है। और दूसरा बाइनरी ऑपरेशन, ऐसा ऑपरेशन जो कि दो रिलेशन यानी कि दो कॉलम्स या दो से ज़्यादा कॉलम पे अप्लाई होता है, हम उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। उसके अंदर यूनियन आ जाता है, सेट डिफरेंस आ जाता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है। इसको हम मज़ीद आगे देखेंगे। यूनियन ऑपरेशन की पहली टाइप है सिलेक्शन ऑपरेशन और दूसरी है प्रोजेक्शन। तो सिलेक्शन ऑपरेशन में क्या है? सिलेक्शन ऑपरेशन इज़ ए यूनियन ऑपरेशन, द सिलेक्शन ऑपरेटर इज़ ए सिग्मा। तो इसको हम सिग्मा की मदद से शो करते हैं। इट एक्ट्स लाइक ए फ़िल्टर ऑन द रिलेशन। तो ये एक फ़िल्टर के तौर पर काम करता है, यानी कि अगर हमें कोई चीज़ किसी चीज़ से फ़िल्टर करनी हो तो हम तब इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये वाला सिंबल रिटर्न ओनली दोज टुपल्स इन दैट सेटिस्फाई कंडीशन सी, यानी कि जो हम कंडीशन देंगे वो जो सेटिस्फाई करेंगी उसके मुतल्लिक जो रिकॉर्ड आएगा तो हम उसको कहेंगे कि ये सिलेक्शन ऑपरेशन इस्तेमाल करके लेके आए हैं।
अगर हम कोई कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन सी यानी कि कोई भी कंडीशन हो तो वो मे कंसिस्ट ऑफ एनी कम्बिनेशन ऑफ कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो कंपैरिजन और लॉजिकल ऑपरेटर एक नई टर्म है। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होते हैं? बराबर का निशान, लेस देन का निशान, ग्रेटर देन का निशान, लेस देन एज इक्वल टू, ग्रेटर देन एज इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये कंपैरिजन ऑपरेटर इस्तेमाल होते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? एंड का ऑपरेटर, और का ऑपरेटर और नॉट का ऑपरेटर। यूज़ द ट्रुथ टेबल फॉर लॉजिकल एक्सप्रेशन। इस चीज़ को हम ट्रुथ टेबल कहते हैं। ये और का निशान है और ये एंड का निशान है और ये नॉट का निशान है। जब और हो तो आर का मतलब है कि अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रुथ हो जाए तो वो ओवरऑल ट्रू रिजल्ट देता है, यानी कि ट्रू फॉल ट्रू। इसका मतलब है कि यहाँ एक ट्रू हो या दूसरा ट्रू हो, कोई एक ट्रू हो जाए, यानी कि यहाँ ए या बी या पहला या दूसरा कोई एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट आएगा ट्रू। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट आएगा फॉल। लेकिन अगर दोनों ट्रू हो जाए फिर भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल, फिर भी ट्रू, दूसरा ट्रू पहला फॉल, फिर भी ट्रू, दोनों फॉल होंगे तो ये फॉल आएगा। वरना अगर एक भी ट्रू आ जाए तो ये ट्रू रिजल्ट देता है और की कंडीशन में। एंड की कंडीशन में क्या होता है कि दोनों तरफ से ट्रू हो तो ट्रू रिजल्ट आएगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स रिजल्ट देगा, क्योंकि एंड का मतलब है और, यानी कि ए और बी ट्रू होंगे तो ही रिजल्ट ट्रू आएगा। इसमें क्या था? और आर का मतलब है ए और बी कोई एक ट्रू हो जाए तो रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। लेकिन इसमें एंड है, एंड का मतलब है कि दोनों तरफ से ट्रू होगा तो ट्रू आएगा। नॉट की गेम ज़रा और टाइप की है। नॉट हर चीज़ को उल्ट कर देता है। अगर ट्रू है तो उसको फॉल कर देगा, अगर फॉल है तो उसको ट्रू कर देगा। अब इनके इस्तेमाल आगे हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें ये एक टेबल है जिसका नाम एम्प्लॉई है। एम्प्लॉई का एक टेबल है, उसके अंदर मुख्तलिफ फील्ड्स हैं। एक नेम की फील्ड है, ऑफिस की फील्ड है, डिपार्टमेंट की, रैंक की। क्वेश्चन आ जाता है सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर इन CS डिपार्टमेंट। यानी कि अगर हम सिंपल डाटा लेना चाहते तो फिर तो ये सारे का सारा आ जाता, लेकिन अब हमें मखसूस डाटा चाहिए। तो हम उसके लिए देखेंगे कि इन्होंने फील्ड मांगी है या रिकॉर्ड मांगा है। तो इन्होंने रिकॉर्ड मांगा है, वो बंदे चाहिए जो CS डिपार्टमेंट में हैं। तो सबसे पहले हम सिलेक्शन का साइन डालेंगे। सिलेक्ट करो किसको? जिधर जिधर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू CS है, यानी कि डिपार्टमेंट जिधर जिधर CS है उनको सिलेक्ट करो। किधर से? कौन से टेबल से? EMP, यानी कि ये EMP टेबल है। और यहाँ से सिलेक्ट करो डिपार्टमेंट, ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाला चीज़ देखेगा अब उन सब चीज़ों को जहाँ CS है। एक ये है और एक ये है। तो फिर क्या करेगा? इधर से ये सारा रिकॉर्ड उठा लेगा और इधर से ये वाला सारा रिकॉर्ड उठा लेगा। तो इनकी जो आउटपुट आएगी वो ये बनेगी, सलीम वाला रिकॉर्ड और बाबर वाला रिकॉर्ड। यानी कि जब हम सिलेक्शन का पैटर्न लगाएंगे ये वाला, तो हमें पूरे का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा, यानी कि रो मिलेगी। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सेलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ विद द लास्ट नेम सलीम हु आर असिस्टेंट प्रोफेसर। यानी कि दो कंडीशनें हैं, एक तो उनका नाम सलीम हो और दूसरा वो असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो आप इधर देख सकते हैं कि सलीम एक ये है और एक ये है, और इनके आगे असिस्टेंट प्रोफेसर ये है और ये वाला एसोसिएट है, ये वाला नहीं आएगा। तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा ये वाला। तो आप इधर देख सकते हैं कि सिलेक्ट करो नेम हो सलीम एंड कंडीशन लगा दी है, रैंक हो असिस्टेंट, यानी कि वो चीज़ लेके आओ जहाँ ये दोनों कंडीशनें फुलफिल करती हों। तो उन चीज़ों को वापस रिटर्न करो। किधर से? EMP, यानी कि ये वाले टेबल में से। तो ये ऑटोमेटिक उस रिकॉर्ड को लेके आएगा जहाँ पहली कंडीशन भी ट्रू हो और दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो। तो सलीम भी है और असिस्टेंट भी है। ये शो कर रहा है कि ये एंड है। एंड का मतलब है कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू हों। दूसरी जो टाइप देखी थी वो थी और की। और का मतलब है कि यहाँ पहली ट्रू हो जाए या दूसरी ट्रू हो जाए तो वो ले आओ। तो क्वेश्चन ये है सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर द असिस्टेंट प्रोफेसर और या इन इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट, या तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर हों या इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में हो, उन सब का रिकॉर्ड ले आओ। तो आप इधर से देख सकते हैं कि एक असिस्टेंट का ये रिकॉर्ड है, एक असिस्टेंट का ये रिकॉर्ड है। तो ये कहाँ से आ गया? ये इस वजह से है कि ये इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में से बिलोंग करते हैं। तो जो जो भी इस कंडीशन को फुलफिल करें उन सब का रिकॉर्ड ले आओ। तीसरी जो टाइप देखी थी हमने वो थी नॉट की। तो इसमें इन्होंने क्या है? सिलेक्ट ओनली दोज एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट इन CS डिपार्टमेंट और लेक्चरर। तो सबसे पहले क्या करना है? हमने CS डिपार्टमेंट और लेक्चरर को सिलेक्ट कर लेना है और उनको जो भी रिजल्ट आएगा उनको ऊपर नॉट का ऑपरेशन लगा देना है, तो वो हमें मतलूबा रिजल्ट दे देगा। तो हम इस पर देखेंगे कि
ना इधर लेक्चरार है और ना ही इधर सियासत डिपार्टमेंट है। क्यों कि लेक्चरार और सियासत डिपार्टमेंट वाला रिकॉर्ड आया था इधर से कि हमने देखा रैंक इज इक्वल टू लेक्चरार या डिपार्टमेंट इक्वल टू सी एस। जब ये रिकॉर्ड आ गया था दोनों में से कोई एक भी एम्प्लॉय टेबल में से, तो हमने उन सब को उल्ट कर दिया कि ये वाला नहीं चाहिए, इसके उल्ट जो भी है वो हमें दे दो। तो इसलिए ये नॉट वाला ऑपरेटर ने क्या किया, वो जो यहाँ से आउटपुट आ रही थी उसको रिमूव करके इसके उल्ट जो आउटपुट है वो ले आए। प्रोजेक्शन ऑपरेटर यानी कि ये ऐसा ऑपरेटर है जो कि कॉलम्स को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल होता है। पहले हमने सिलेक्शन ऑपरेटर देखा था जो कि एक पूरी रोज़ को सेलेक्ट करके हमें शो करवाता था, और अब ये इस तरह पूरे कॉलम को सिलेक्ट करके हमें दिखाएगा। डिस्प्ले ओनली द नेम एंड डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, जो पीछे हमने टेबल देखा था उसके अंदर इसने कंडीशन लगाई है कौन सी, ये इसने कहा कि प्रोजेक्ट करो किसको, नेम और डिपार्टमेंट को, यानी कि सिर्फ नेम वाला और डिपार्टमेंट वाला हमें कॉलम शो करवा दो। कहाँ से, ईएमपी टेबल से, जो कि पीछे आपने देखा कि ईएम टेबल। तो इस तरह हम सिर्फ कॉलम को अगर शो करवाना चाहें तो कॉलम के ज़रिए ये चीज़ शो करवा सकते हैं प्रोजेक्शन की मदद से। आगे कंबाइनिंग सिलेक्शन एंड प्रोजेक्शन, यानी कि बाज़ दफ़ा इस तरह हो जाता है कि हमको कंबाइन करना पड़ जाता है सिलेक्शन को और प्रोजेक्शन को, यानी कि कुछ रोज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, फिर उस रो में से कुछ कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, या पहले कॉलम को सिलेक्ट करके उसमें से कुछ मखसूस रो को हम सिलेक्ट करना चाह रहे होते हैं। तो इस तरह फिर हम दोनों को कंबाइन करके अपना मतलूबा रिजल्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, शो द नेम ऑल एम्प्लॉय वर्किंग इन सियासत डिपार्टमेंट। तो सबसे पहले इन्हें क्या किया, सिलेक्ट कर लो तमाम के तमाम जहाँ डिपार्टमेंट होगा सीएसएस एम्प्लॉय में से, तो वो सब आ जाएंगे, उनका रिकॉर्ड आ जाएगा पूरे का पूरा, ये वाली चीज़ भी, ये वाली चीज़ भी, ये वाली चीज़ भी। लेकिन जब यहाँ से जो आउटपुट आएगी वो बाहर निकलेगी तो वो देखेगा कि मेरे ऊपर एक और कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि कॉलम सेलेक्ट करो ओनली नेम वाले। तो जो इधर 1 2 3 4 कॉलम्स आए थे तो उनको एलिमिनेट करके सिर्फ इस कॉलम को लेना है जो इधर बयान किया गया, उसका नाम है नेम। तो नेम वाले कॉलम को हम सिर्फ लेंगे। शो नेम एंड रैंक ऑफ दोज एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट इन सियासत डिपार्टमेंट ऑन लेक्चरर, यानी कि ना वो सीएसएस में हो ना वो लेक्चरार में हो। तो इसका उल्टा क्या होगा कि वो सीएसएस वाले हों लेक्चरार वाले हों, उनको हम सेलेक्ट करके उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगा देते हैं। तो फिर इस तरह क्या होगा कि हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे रैंक जहाँ लेक्चरार है या डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस है, कहाँ से, ईएमपी टेबल से, जो भी उसका रिकॉर्ड आएगा हम उसके ऊपर नॉट ऑपरेशन लगा देंगे। तो फिर क्या होगा, जो रिकॉर्ड इधर से आएगा वो ख़त्म हो जाएगा और बाकी जो रिकॉर्ड होगा वो हमें शो हो जाएगा इधर 4 कॉलम्स में। जैसे वो बाहर निकलेगा तो देखेगा कि मुझे बस 2 कॉलम चाहिए, कौन कौन से, नेम का और रैंक का। तो इधर फिर नेम और रैंक वाला रिकॉर्ड आ जाएगा, बकाया 2 कॉलम इधर उधर से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह प्रोजेक्शन और सिलेक्शन और एंड नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक़ वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 28। चलें स्टार्ट करते हैं। सेट ऑपरेशन, जो हमने पहले देखी थे चीज़ें, वो सब के सब सिर्फ एक रिलेशन यानी कि एक टेबल के ऊपर परफॉर्मेंस हो रही थी। तो इसमें हम देखेंगे कि ऐसा ऑपरेशन जो कि 2 टेबल्स के ऊपर परफॉर्म होता है उनको हम सेट ऑपरेशन कहते हैं या हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। उसके अंदर जो पहली टाइप हमें बताई जाती है वो है यूनियन, यानी कि 2 टेबल्स के यूनियन लेना। सेम वही है जैसे हम मैथमेटिक में यूनियन मालूम करते हैं किसी 2 चीज़ों का। यूनियन क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो दोनों सेट में मौजूद है वो हम लिख देते हैं, और कोई भी चीज़ जो दोनों सेट में मौजूद है हम उसको डबल नहीं लिखते। फॉर एग्जांपल ये है, एक सेट है जो उसका नाम ABC है उसके अंदर, और दूसरे का नाम B है और उसके अंदर AC12 है। तो इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो वो आएगा ABC12। सेम यही हाल अब टेबल में देखेंगे कि जब हम 2 टेबल्स का यूनियन लेंगे, इस तरह ये टेबल A है ये टेबल B है, तो इनका यूनियन कैसे लेंगे कि पहले के सब अरकान आ जाएंगे और दूसरे के भी सब अरकान आएंगे, लेकिन कोई रिपीट नहीं होगा। चूँकि 1A10 1A10 दोनों में है, ये एक दफ़ा आ जाएगा। 2B20
2B20 इधर नहीं है तो इधर ये आ जाएगा। 3C30 तो 3C30 इधर आ जाएगा। इस तरह 4D40 इधर आ जाएगा। 5E50 इधर आ जाएगा। यानी कि जो चीज़ डबल आई है उसको नहीं लिखना और बाकी सबको एक एक दफ़ा लिखना है तो वो यूनियन बन जाता है। आगे इसी तरह डिफरेंस की एक टाइप्स है जो कि दो टेबल्स के ऊपर परफॉर्म होती है। डिफरेंस क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस ए थर्ड रिलेशन दैट कंटेन द टुपल्स दैट अकर इन द फर्स्ट रिलेशन बट नॉट इन सेकंड। यानी कि इस तरह का तीसरा रिकॉर्ड मुहैया करता है दो टेबल को मिला के कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो तीसरा रिकॉर्ड इस तरह आता है कि जो कि पहले रिलेशन के अंदर यानी कि पहले टेबल के अंदर हो लेकिन नॉट दूसरे। यानी कि अगर हम माइनस करेंगे तो उसका जो आउटपुट आएगा वो ऐसा आएगा कि तमाम का तमाम पहले का रिकॉर्ड आ जाएगा और दूसरे का रिकॉर्ड नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आप देख सकते हैं कि ये इधर है 1A10 तो ये भी इधर है 1A10 तो ये नहीं आएगा। 2B20 इधर नहीं है तो ये इधर आ जाएगा। यानी कि वो रिकॉर्ड जो कि पहले में है दूसरे में नहीं है तो हम उसको लिखेंगे कि ये डिफरेंसेस हैं दो टेबल का। सेम इसी तरह 3C3 और 3C3 इधर नहीं है तो वो भी इधर आ जाएगा। तो यानी कि वो रिकॉर्ड आएगा जो कि पहले टेबल में मौजूद है और दूसरे टेबल में नहीं है तो वो वाले रिकॉर्ड माइनस में आ जाएंगे। सेम इसका उल्ट भी देखेंगे तो वही आएगा। यानी कि इसको हम अगर पहला टेबल मान लें तो ये देखेंगे 1A10 इसमें है और इसमें भी है तो ये नहीं आएगा। 4D40 इसमें नहीं है तो वो इधर आ जाएगा 4D40 और 5E50 इधर नहीं है तो वो भी इधर आ जाएगा। यानी कि ऐसा रिकॉर्ड आएगा जो कि पहले टेबल मौजूद है और दूसरे टेबल में मौजूद नहीं है तो हम उसको कहेंगे कि ये दो टेबल का डिफरेंस है। इसी तरह इंटरसेक्शन वही चीज़ है जो हम मैथमेटिक में करते थे, यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि तमाम के तमाम वो रिकॉर्ड जो दोनों टेबल में मौजूद हैं हम उसको लिख देते हैं। तो आप इधर देख सकते हैं 1A10 इधर भी है 1A10 इधर भी है तो वो हमने इसको लिख दिया 1A10। 2B20 इधर भी है 2B20 इधर नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे। 3C3 इधर है और इधर नहीं है तो इधर नहीं लिखेंगे। सेम इसी तरह 4D40 इधर है और इधर नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे तो ये भी नहीं है तो ये भी नहीं लिखेंगे। तो इंटरसेक्शन वो हो गया जो कि दोनों रिकॉर्ड में कॉमन होगा, वो इंटरसेक्शन होगा। प्रोडक्ट्स वो ही है कि जैसे हम मैथमेटिक में करते हैं कि दो टेबल या दो सेट को प्रोडक्ट करना हो तो तमाम के अरकान से मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सेम सूरत हाल इधर भी है कि अगर दो टेबल का हमने प्रोडक्ट करवाना है तो पहले एक रुकन पकड़ लेना है और उसको तमाम से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर दूसरा रुकन पकड़ना है उसको तमाम से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर तीसरा रुकन पकड़ना है उसको भी तमाम से मल्टीप्लाई करवाना है। यानी कि पहला रुकन ए का तमाम रुकन बी के, दूसरा रुकन ए का तमाम रुकन बी के, तीसरा रुकन ए का तमाम रुकन बी के। ये आप देख सकते हैं कि ये पहला ए का है, ये 3 दफ़ा पहले ए के रुकन आए हैं पहला और ये तमाम बी के हैं, बी के, ये वाला रिकॉर्ड। सेम इसी तरह दूसरा रुकन जो है ए का वो 3 दफ़ा और जितने भी बी के रुकान हैं उनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर तीसरा रुकन है ए का और दूसरे के जो रुकान है सब के सब साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह इसका प्रोडक्ट आ जाता है, यानी कि प्रोडक्ट दो टेबल का प्रोडक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक़ वो पूछे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सज्जाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 29। चलें स्टार्ट करते हैं। जॉइन ऑपरेशन कंबाइन दी प्रोडक्ट सिलेक्शन एंड पॉसिबल प्रोजेक्शन। यानी कि जो हमने पहले देखा था प्रोडक्ट का वो क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है और प्रोजेक्शन क्या होता है, उन सब को मिला के अगर हम कोई नई टेक्निक डिफ़ाइन करें तो उसको आप जॉइन कह सकते हैं। जॉइन की 3-4 टाइप्स हैं। एक है थीटा जॉइन, इक्वी जॉइन, नेचुरल जॉइन और आउटर जॉइन। थीटा जॉइन क्या होता है? थीटा जॉइन is the result of performing a select operation using a comparison operator theta on the product. Theta denoted by ये वाला सिंबल है। In normal cross product, all rows
वन रिलेशन आर मर्ज्ड विद आर रोज ऑफ सेकंड रिलेशन। यानी कि नॉर्मली अगर हमने कोई प्रोडक्ट करवाना हो किसी दो टेबल्स का, तो हमने देखा था कि पहले टेबल के तमाम अरकान को दूसरे टेबल के तमाम अरकान के साथ मल्टीप्लाई करके उनको मर्ज कर दिया जाता है, तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन इन द थीटा जॉइन ओनली सिलेक्टेड रो ऑफ द फर्स्ट रिलेशन आर मर्ज्ड विद द रोज ऑफ द सेकंड रिलेशन। तो अगर हमने तमाम के तमाम रो ना ही लेनी हो, तो फिर कुछ हमें सिलेक्टिव रो चाहिए हो, तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, थीटा जॉइन लगाते हैं। यानी कि होगा वही चीज़, मल्टीप्लिकेशन ही होगी, लेकिन हमें इतनी ज़्यादा रो आ जाती हैं। फ़र्ज़ करें अगर 5x5 के टेबल्स हैं दो, तो उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 रो आ जाएगी। लेकिन फ़र्ज़ करें हमें सिर्फ 2 रोज़ का रिकॉर्ड चाहिए, तो जब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो तकरीबन 10 रो बनेंगे। तो हमें वो मखसूस रो चाहिए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो उसके लिए जो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं थीटा जॉइन। थीटा जॉइन को अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि पहला टेबल और ये निशान और दूसरा टेबल। एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज देयर आर टू रिलेशन, यानी कि दो टेबल हैं, एक फैकल्टी का ये वाला और एक कोर्सेज़ का ये वाला। फैकल्टी के अंदर क्या है, फैकल्टी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन, और कोर्सेज़ के अंदर क्या है, कोर्सेज़ आईडी, टाइटल और फैकल्टी आईडी। तो इसके लिए जो हमने ज्वाइन लगाया है वो है थीटा ज्वाइन, ये वाला उसके लिए निशान है। और किसके दरमियान, फैकल्टी और कोर्सेज़ के। ये फैकल्टी का टेबल है और ये कोर्सेज़ का टेबल है, इन दोनों के दरमियान हम ज्वाइन लगाएंगे तो क्या होगा कि तमाम टेबल के तमाम फील्ड्स आ जाएंगे। वो कैसे, पहले ये वाली तमाम फील्ड आएंगे 4 के 4, फैकल्टी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। फिर इसकी तमाम फील्ड आएंगी, कोर्सेज़ आईडी, टाइटल और फैकल्टी आईडी। अब जैसे रिज़ल्ट इसका आउटपुट बाहर आएगा तो वो देखेगा कि मेरे ऊपर एक कंडीशन लगी हुई है, वो कौन सी है, सिर्फ उनको सिलेक्ट करो, ये सिलेक्शन का निशान है, उनको सिलेक्ट करो जिसके अंदर डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एसोसिएट। तो फिर क्या होगा, डेजिग्नेशन के अंदर जिनके अंदर एसोसिएट है सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड आएंगे, बकाया तमाम के तमाम एलिमिनेट हो जाएंगे। तकरीबन ये रिकॉर्ड बनते हैं 4 इधर से, 3 इधर से, 4 3 12। तो ये 12 रिकॉर्ड बनते थे, लेकिन अब ये हमारे पास हैं 2 2 4 2 6, यानी कि 6 वो वाले आ गए हैं जिसके अंदर डेजिग्नेशन यानी कि कंडीशन लगी हुई है कि डेजिग्नेशन इज इक्वल टू एसोसिएट, बकाया तमाम के तमाम एलिमिनेट हो गए हैं। उसके बाद दूसरा जो ज्वाइन की टाइप है उसको हम कहते हैं इक्वी ज्वाइन। इक्वी ज्वाइन इज अ टाइप ऑफ ज्वाइन इन विच टुपल्स आर ज्वाइंड ऑन द बेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन टू रिलेशन। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ ज्वाइन। द कॉमन एट्रीब्यूट्स ऑफ बोथ रिलेशन अपीयर ट्वाइस इन द आउटपुट। तो इसके अंदर दो एक जैसी फील्ड 2 दफ़ा अपीयर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर भी फैकल्टी आईडी है और इसके अंदर भी फैकल्टी आईडी अवेलेबल है। तो इस चीज़ को हम देखते हुए ये कह सकते हैं कि ये इक्वी ज्वाइन है, यानी कि पहले टेबल की आईडी और दूसरे टेबल की आईडी जहाँ सेम हो रही हो, सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड हमें चाहिए। हम ये दे सकते हैं कि इन्होंने क्या किया, इक्वी ज्वाइन लगाया किसके ऊपर, फैकल्टी इक्वी ज्वाइन किसके साथ, कोर्सेज़ के साथ, यानी कि कोर्सेज़ के साथ फैकल्टी का इक्वी ज्वाइन है। और इक्वी ज्वाइन किस बेस के ऊपर है, ये कंडीशन हम दे सकते हैं कि फैकल्टी के अंदर फैकल्टी आईडी बराबर हो कोर्सेज़ के अंदर फैकल्टी आईडी। यानी कि एक ये टेबल है, इसके अंदर जो फैकल्टी आईडी है वो वाली और इस टेबल के अंदर जो फैकल्टी आईडी है वो वाली जिधर जिधर बराबर है, हमें सिर्फ वो रिकॉर्ड चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं जिधर जिधर फैकल्टी आईडी दोनों टेबल की सेम है, इक्वल है, इसलिए इसको इक्वी ज्वाइन कहते हैं। तो हमें वो वाला रिकॉर्ड दे दो। फिर देख लें इसका सिंटैक्स, फैकल्टी का टेबल आ गया, इक्वी ज्वाइन कर दो किसके साथ, कोर्सेज़ के, लेकिन किस बेस के ऊपर, जिधर जिधर फैकल्टी आईडी दोनों की सेम आ जाए, तो हमें ये मखसूस रिकॉर्ड हासिल हो जाएगा। उसके बाद नेचुरल ज्वाइन है। नेचुरल ज्वाइन इज सेम एज इक्वी ज्वाइन, ये इक्वी ज्वाइन की तरह है, यानी कि जहाँ हमें दोनों टेबल के ऊपर ज्वाइन लगाना पड़ता है और एक कंडीशन बतानी पड़ती है कि किस कंडीशन के ऊपर तुम ज्वाइन करो। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि सेम एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दफ़ा अपीयर होते हैं। यानी कि पिछले जो टेबल में हमने इक्वी ज्वाइन में देखा था कि ये फैकल्टी आईडी हमें 2 दफ़ा अपीयर हुई नज़र आ रही थी, एक इधर और एक इधर, लेकिन इधर सिर्फ एक दफ़ा अपीयर होती हुई नज़र आ रही है। यानी कि नेचुरली बात है कि एक चीज़ एक दफ़ा ही आती है, तो ये नेचुरल ज्वाइन है। उसके बाद जो टाइप आ जाती है उसका नाम है आउटर ज्वाइन। इन आउटर ज्वाइन ऑल टुपल्स आर लेफ्ट एंड राइट रिलेशन आर पार्ट ऑफ द आउटपुट। तमाम राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ से भी जो टेबल्स होते हैं उन दोनों के पार्ट्स आउटपुट में शामिल होते हैं। अब इसके आगे 2 या 3 टाइप्स हैं, एक है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, एक है राइट आउटर ज्वाइन और एक है फुल आउटर ज्वाइन। और लेफ़्ट आउटर ज्वाइन को हम सिंपल कह देते हैं लेफ़्ट ज्वाइन
राइट आउटर ज्वाइन को हम सिंपल कह देते हैं कि राइट ज्वाइन, और फुल आउटर ज्वाइन को हम कह सकते हैं फुल ज्वाइन। चलिए इनकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास दो टेबल्स होंगे, एक पीपल का और एक मेन्यू का। पीपल में क्या है, नेम आ जाएगा, एज आ जाएगी, फूड आ जाएगा, और मेन्यू में क्या है, फूड है और डे है। सबसे पहले जो टाइप है आई है वो है लेफ़्ट आउटर ज्वाइन, यानी कि लेफ़्ट का मतलब है लेफ़्ट हैंड साइड आपको पहली प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी, यानी कि जो टेबल ये वाला लेफ़्ट की तरफ है इसको आपको प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी और इसको बाद में रखना पड़ेगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो जो चीज़ें लेफ़्ट में हैं लेफ़्ट टेबल में वो तमाम की तमाम अपीयर हो गई हैं। अब ज्वाइन लगाने का क्या मकसद है कि राइट में से सिर्फ वो चीज़ें पिक करो जो कि लेफ़्ट के साथ सेम आ रही हों। फ़र्ज़ करें ये क्या है, बर्गर, और इधर देखेगा कि बर्गर किसके साथ है, इसके साथ, और ये वाला रिकॉर्ड उठा लेगा। सेम इसी तरह ये देखेगा कि पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा किसके साथ अटैच है, इसके साथ, मंडे के साथ, तो ये वाला रिकॉर्ड उठा लेगा। उसके बाद देखेगा कि बियर इधर है, इधर बियर नहीं है, फिर मीट इधर है तो नहीं है, यानी कि लेफ़्ट वाला पूरे का पूरा टेबल आ जाएगा और राइट में से सिर्फ उस रिकॉर्ड को पिक करेगा जो कि लेफ़्ट के साथ कंडीशन फुलफ़िल कर रहा हो या सेम आ रहा हो। तो इधर फूड में और इधर फूड में पिज़्ज़ा और बर्गर सेम था तो इसलिए उनको पिक कर लिया। तो बकाया जो चीज़ रह गई थी उसको हमने नल कर दिया, यानी कि बीफ के आगे भी नल आ गया और मीट के आगे भी नल आ गया। तो इस तरह ये लेफ़्ट आउटर ज्वाइन है, यानी कि जिसमें लेफ़्ट टेबल को प्रायोरिटी दी जाती है और राइट में से सिर्फ उसको पकड़ा जाता है जो लेफ़्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है या उसके जो रिकॉर्ड है उसके बराबर आता है। जिस तरह पिज़्ज़ा और बर्गर उसके बराबर हो गए या सेम हो गए। अब राइट आउटर ज्वाइन या सिंपल राइट ज्वाइन, इसमें क्या है कि राइट वाला टेबल जो ये वाला टेबल है ये आपको मुकद्दम रखना पड़ेगा, यानी कि पहले रखना पड़ेगा, यानी कि इसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये राइट वाला जो टेबल है उसके तमाम के तमाम रिकॉर्ड इसके अंदर आ गए। अब लेफ़्ट में से कौन कौन से रिकॉर्ड आएंगे, लेफ़्ट में से वो रिकॉर्ड आएंगे जो कि इसके कंडीशन के साथ फुलफ़िल कर रहे हों, किसके, जो सेम एट्रीब्यूट्स हैं। फूड का फूड के साथ हम देख सकते हैं कि इधर पिज़्ज़ा है तो पिज़्ज़ा इसमें से किधर है, इधर, तो ये पिज़्ज़े वाला तमाम का तमाम रिकॉर्ड वो पिक करके ले आएगा, एक ये रिकॉर्ड। और दूसरा उसमें क्या है, बर्गर, तो इधर देखेगा बर्गर किसके पास है, इसके पास, तो ये बर्गर वाला तमाम रिकॉर्ड ले आएगा इस तरह। तो ये आ जाएगा बिलाल वाला और अली वाला, और बाकी जो चिकन, फ़िश और राइस वाला रिकॉर्ड है उनके साथ वो नल 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 का रिकॉर्ड पेश कर देगा। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि ये राइट ज्वाइन है या राइट आउटर ज्वाइन है जिसके अंदर राइट टेबल के तमाम रिकॉर्ड पेश किए जाते हैं और लेफ़्ट टेबल के सिर्फ मखसूस रिकॉर्ड पेश किए जाते हैं जो कि राइट टेबल के रिकॉर्ड के साथ मैच कर रहे हों। फुल ज्वाइन या फुल आउटर ज्वाइन, तो इसमें क्या होता है कि दोनों को कंबाइन करके लिख दिया जाता है, यानी कि पहले का रिकॉर्ड तमाम का तमाम और दूसरे का रिकॉर्ड भी तमाम का तमाम, लेकिन जो वैल्यू अवेलेबल नहीं है उनके साथ नल लिख दिया जाता है। सेमी ज्वाइन यानी कि हाफ ज्वाइन, सेमी ज्वाइन टेक्स ए नेचुरल ज्वाइन ऑफ टू रिलेशन देन प्रोजेक्ट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द फर्स्ट रिलेशन ओनली, यानी कि दो टेबल का ये प्रोजेक्ट बनाता है जो कंडीशन लगाने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उनमें से सिर्फ पहले टेबल के रिकॉर्ड शो करवाता है। तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों को पहले उन्होंने मल्टीप्लाई किया और जो भी कंडीशन उन्होंने रखी थी उसको फिल करने के बाद जो रिकॉर्ड आया था उसमें से सिर्फ 4 फील्ड ली गई हैं। वो फील्ड कौन सी हैं, जो कि पहले टेबल में अवेलेबल थी, ये फैकल्टी आईडी, नेम, डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। यानी कि सेमी का मतलब है कि पहले आप मल्टीप्लाई करो फिर हमें सिर्फ उसमें से जो पहले टेबल यानी कि टेबल ए है उसके तमाम के तमाम फील्ड्स दे दो, हमें सेकंड टेबल में से फील्ड की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मतलब वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 30। चलें स्टार्ट करते हैं। डाटा अनोमलाइज यानी कि डेटाबेस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आती हैं रिलेशनशिप के अंदर हम उनको कहते हैं डाटा अनोमलाइज। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं जिसके अंदर इंसर्शन अनोमलाई है, रिलेशन है और मॉडिफिकेशन है। यानी कि डाटा इंसर्ट करने के वक्त को प्रॉब्लम आती हैं और डाटा डिलीट करते वक्त कौन सी प्रॉब्लम आती हैं और मॉडिफिकेशन यानी कि अपडेट करते वक्त कौन सी प्रॉब्लम आती हैं।
फिर इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है हम उसको कहते हैं नॉर्मलाइजेशन, यानी कि नॉर्मलाइजेशन ऐसी तकनीक है जिसके अंदर इन प्रॉब्लम को हल किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूस ए सिंपल एंड मोर रिलायबल डाटाबेस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन। इट इज़ यूज टू क्रिएट ए सूटेबल सेट ऑफ रिलेशन फॉर स्टोरिंग डाटा, यानी कि इसलिए किया जाता है कि हम नॉर्मली जो डाटा स्टोर किया जाता है वो रिलायबल हो, सिंपल हो। इसकी मुख्तलिफ जो फॉर्म है नॉर्मलाइजेशन की वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म और थर्ड नॉर्मल फॉर्म। पर्पज़ ऑफ नॉर्मलाइजेशन, सीधी सी बात है, जब डाटाबेस के अंदर हमें मुख्तलिफ अनॉमलाइज यानी कि प्रॉब्लम्स पेश आती हैं इंसर्ट्स के हवाले से, डिलीट के हवाले से और अपडेट के हवाले से, तो उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए जब डाटा नॉर्मलाइज किया जाता है तो यही इसके पर्पज़ होते हैं। जब हम डाटा नॉर्मलाइज करते हैं तो उसके मकसद यही है कि इट मेक्स द डाटाबेस डिज़ाइन एफिशिएंट इन परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी अच्छी हो जाए। इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ डाटा इफ़ पॉसिबल, अगर डाटा रिपीट हो रहा है, डुप्लीकेट डाटा है तो उसको ख़त्म किया जाए। इट मेक द डाटाबेस डिज़ाइन फ्री ऑफ अपडेट, इंसर्शन, डिलीशन, नॉर्मलाइज, तो इंसर्ट, डिलीट और अपडेट की जो प्रॉब्लम्स आती हैं उससे ये फ्री हो जाना चाहिए, इनके ख़त्म होनी चाहिए ये चीज़ें। इट मेक द डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रिलेशनल डाटाबेस, तो जो स्टैंडर्ड रिलेशनल डाटाबेस के रूल्स हैं 12 रूल्स हैं, इसके अलावा जो इंटरनेशनल लेवल पर रूल्स माने जाते हैं उसके मुताबिक डाटाबेस होनी चाहिए। इट आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द एंटिटी और एंटिटी के दरमियान रिलेशनशिप होनी चाहिए, तो उनको क्लियरली डिफाइन करेगा। इट मेक डिज़ाइन डैट अलो सिंपलर रिट्रीवल ऑफ डाटा, तो डाटा को रिट्रीव करना बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिसको हम देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, इन मकसद को देखते हुए हम कोई भी डाटा नॉर्मलाइज करते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मलाइज डाटा, जब हम कोई डाटा नॉर्मलाइज कर देते हैं तो उसके बाद जो उसकी ओरिजिनल शेप आती है नॉर्मलाइज करने के बाद उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, तो हमें ये पता चल जाएगा ये डाटा अब नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। ईच रिलेशन मस्ट हैव द की फील्ड, जो भी टेबल होगा उसके अंदर एक की फील्ड होगी। ऑल फील्ड मस्ट कंटेन एटॉमिक डाटा, हर फील्ड के अंदर एटॉमिक डाटा होना चाहिए। देयर मस्ट बी नो रिपीटिंग फील्ड, कोई रिपीटिंग फील्ड नहीं होनी चाहिए। ईच टेबल मस्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल एंटिटी, और हर टेबल एक सिंगल एंटिटी के मतलब प्रॉपर मालूमात रखता हो। ईच फील्ड इन रिलेशन मस्ट डिपेंड ऑन द की फील्ड, तमाम जो टेबल हैं वो हर कोई अपने एक की फील्ड के ऊपर डिपेंड करता हो। ऑल नॉन की फील्ड मस्ट बी म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो वो आपस में म्यूचुअली इंडिपेंडेंट हो नॉन कीज़। जब हम डाटा नॉर्मलाइज करते हैं तो उसके अंदर एक लफ्ज़ बोला जाता है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या चीज़ है? फंक्शनल डिपेंडेंसी इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स, ये एट्रीब्यूट्स के दरमियान एक तरह का रिलेशनशिप है। किस तरह का रिलेशनशिप है? इट मीन्स डैट इफ़ द वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इज़ नोन, अगर हमें एक एट्रीब्यूट की वैल्यू को पता हो, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द अदर एट्रीब्यूट्स, तो मुमकिन है कि हम उस पता होने वाली जो वैल्यू है उसके ज़रिए हम कोई और एट्रीब्यूट्स की वैल्यू फाइंड कर सकें। सपोज रिलेशन स्टूडेंट विद फॉलोइंग फील्ड, स्टूडेंट के रिलेशन के अंदर ये फील्ड्स हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, क्लास, ईमेल। तो अगर इफ़ द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन नंबर इज़ नोन, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ द स्टूडेंट नेम, तो अगर रजिस्ट्रेशन नंबर हमें पता है तो मुमकिन है कि हम उसके ज़रिए स्टूडेंट का नेम, क्लास, ईमेल भी मालूम कर सकें। तो इस चीज़ को कहते हैं कि फंक्शनल डिपेंडेंसी, और इसको हम इस तरह लिखते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, ये वाला निशान और स्टूडेंट नेम, यानी कि स्टूडेंट नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर पे, या रजिस्ट्रेशन नंबर के होते हुए हम क्या फाइंड कर सकते हैं? स्टूडेंट नेम। तो इस चीज़ को हम कहते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसी, यानी कि जिसमें स्टूडेंट नेम जो है वो डिपेंड कर रहा है फंक्शनली किसके ऊपर? रजिस्ट्रेशन नंबर पे। नॉर्मलाइजेशन की दुनिया में जो सबसे पहले फॉर्म आती है उसको कहते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ए रिलेशन इज़ इन द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, यानी कि फर्स्ट NF इफ़ हम उस रिलेशनशिप को या उस टेबल को कहेंगे कि ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर इट डज़ नॉट कंटेन ए रिपीटिंग ग्रुप, अगर उसके अंदर कोई रिपीटिंग ग्रुप नहीं होगा। अब रिपीटिंग ग्रुप क्या चीज़ है? ए रिपीटिंग ग्रुप इज़ ए सेट ऑफ वन और मोर डाटा आइटम्स दैट में अकर ए वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ टुपल, यानी कि एक टुपल के अंदर कोई डाटा जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आता है तो हम उसको कहते हैं ये एक रिपीटिंग ग्रुप है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि एक टुपल के अंदर ये सब एक एक दफ़ा ही आया रिकॉर्ड, इसके अलावा इस टुपल के अंदर भी सब रिकॉर्ड एक एक दफ़ा ही आया है। लेकिन इस टुपल के अंदर जो 35 वाला टुपल है इसमें ये 3 दफ़ा रिकॉर्ड आ रहा है, ये भी 3 दफ़ा रिकॉर्ड आ रहा है और ये रिकॉर्ड भी 3 दफ़ा आ रहा है। इसको हम कहते हैं ये रिपीटिंग ग्रुप है। ये एक दफ़ा ही है, ये भी एक दफ़ा ही है, ये भी एक दफ़ा ही है, ये भी एक दफ़ा ही है और ये भी एक दफ़ा ही है। लेकिन अगर हम जब नीचे आते हैं तो इसके अंदर 77 वाले टुपल के अंदर
2 दफ़ा रिकॉर्ड आ रहा है, ये भी 2 दफ़ा रिकॉर्ड आ रहा है और ये रिकॉर्ड भी 2 दफ़ा आ रहा है। तो इस तरह हम इसको कहेंगे कि ये रिपीटिंग ग्रुप हैं। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हमने क्या करना होता है कि इस तरह के तमाम रिपीटिंग ग्रुप को ख़त्म करके हर एक को एक एक टुपल असाइन करना होता है। यानी कि इधर अगर हम इसको ख़त्म करना चाहें इस चीज़ को जो कि 3 दफ़ा आया है, तो हर दफ़ा इसको भी 35 दे देंगे, इसको भी 35 दे देंगे, इसको भी 35 दे देंगे। तो इस तरह क्या होगा कि ये वाला अलग टुपल बन जाएगा एक, और ये वाला अलग टुपल बन जाएगा एक, और ये वाला एक अलग टुपल बन जाएगा। सेम इसी तरह 77 इसको भी दे देंगे, 77 इसको भी दे देंगे, तो ये 2 टुपल बन जाएंगे। आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं कि इस तरह 77 ऊपर वाले को भी दे दिया, 77 नीचे वाले को भी दे दिया, तो ये 2 टुपल बन गए। सेम इसी तरह 35 वाले 3 टुपल बन गए। तो ये डाटा जो अब है ये अब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है, यानी कि इसमें ऐसी कोई टुपल अवेलेबल नहीं है या नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर डाटा एक से ज़्यादा दफ़ा आ रहा हो, यानी कि हर टुपल में हर दफ़ा डाटा एक दफ़ा ही अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सजाद अहमद की तरफ से सबको सलाम पहुँचे। बुक डेटाबेस लेक्चर नंबर 31। चलें स्टार्ट करते हैं। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, जो हमने पहले देखा था वो था फंक्शनल डिपेंडेंसी, जिसके अंदर हम एक एट्रीब्यूट्स की मदद से दूसरे किसी एट्रीब्यूट्स की वैल्यू मालूम कर सकते थे। लेकिन इसके अंदर अब क्या है ये देख लेते हैं। In a relation R, attributes B of R is fully functional dependency on the attributes or set of attributes of A of R if B is functional dependent on the A but not functional dependence on any other proper सबसेट ऑफ ए, यानी कि कोई एक एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो हम उसको कहेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर एक से ज़्यादा कुछ चीज़ें डिपेंड कर रही हो तो हम उसको कहेंगे कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन सिर्फ एक टाइम पे एक के ऊपर ही डिपेंड कर रहा तो हम उसको कहेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर किसी एक जगह से सोर्सेज कोई आ रहे हों तो हम कहते हैं कि ये फुल्ली डिपेंड करता है उसी के ऊपर। जिस तरह कोई एक चाइल्ड होता है तो वो सिर्फ अगर अपने माँ बाप से पैसे ले रहा हो या अपने सिर्फ बाप से पैसे ले रहा हो तो हम कहते हैं ये फुल्ली डिपेंडेंट कर रहा है किसके ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। लेकिन अगर कोई अपने माँ बाप से भी ले रहा है, अपने नाना से भी ले रहा है, अपने दादा से भी ले रहा है, अपने भाई से भी ले रहा है, तो वो सिर्फ क्या होगा, वो फंक्शनल डिपेंडेंस होगा। तो अगर सिर्फ एक रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसको कहेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट। ज़ाहिर सी बात है उसकी सारा दारोमदार ही फुल दारोमदार उसका एक के ऊपर ही है। सेम सूरत हाल यही है कि अगर एक से ज़्यादा फील्ड्स डिपेंड कर रही हो तो हम उसको कहेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन अगर सिर्फ एक फील्ड के ऊपर ही डिपेंड कर रहा हो तो उसको कहेंगे कि ये फुल्ली डिपेंडेंट है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या है? ए रिलेशन इज इन ए सेकंड नॉर्मल फॉर्म टू एन एफ इफ इट इज़ इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। हम किसी भी नॉर्मल सेकंड नॉर्मल फॉर्म को तब उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म कहेंगे कि पहले उसकी शर्त ये है कि ये सबसे पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर पहली नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं है तो हम उसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, बल्कि इसकी शर्त यही है कि इसको पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इधर लेके आओ। एंड दूसरी शर्त क्या है? इफ़ ऑल ऑफ इट्स नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली फंक्शन डिपेंडेंट ऑन दी होल कीज़। यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं वो पहले आप समझ लें कि की एट्रीब्यूट्स और नॉन की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। की एट्रीब्यूट्स ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसकी मदद से हम किसी भी टुपल का एक मुकम्मल रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, उसको हम की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। उन की एट्रीब्यूट्स में कोई किसी एक को हम प्राइमरी की भी बना सकते हैं। और नॉन की एट्रीब्यूट्स कौन से होते हैं? ऐसी फील्ड्स जो की एट्रीब्यूट्स नहीं होती तो उसको हम नॉन की एट्रीब्यूट्स कह देते हैं। ज़ाहिर सी बात है दो तरह की फील्ड होंगी, एक वो जो डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकेंगे उनको हम कहेंगे कि ये की एट्रीब्यूट्स हैं, और एक वो जो डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सके उनको हम कहेंगे कि ये नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो इसकी दूसरी शर्त यही है कि तमाम जो नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं वो की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, फंक्शनली नहीं फुली डिपेंडेंट कर रहे हों, तो हम उसको कहेंगे कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में डाटा कन्वर्ट हो गया है। अब इस चीज़ को कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमको हम देखते हैं आगे। The above relation is first normal form has some attributes which are not depending on the whole primary keys। जो हमने पिछली वीडियो में डाटा देखा था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में,
उसके अंदर कुछ ऐसी फील्ड थी जो प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही थी। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज एंड ग्रुप इन्फॉर्मेशन इज डिपेंड बाय द अकाउंटेंट नंबर। अकाउंटेंट नंबर के ज़रिए वो यानी कि ये सब चीज़ें अकाउंटेंट नंबर पर डिपेंड कर रही हैं, प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो इन चीज़ों को हम प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, हम आगे देखते हैं। द फॉलोइंग रिलेशन यानी कि आने वाला रिलेशन कैन बी क्रिएटेड इन विच ऑल द एट्रीब्यूट्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर प्राइमरी की है, तो अब जब इसको सेकंड नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तमाम की तमाम फील्ड्स प्राइमरी की के ऊपर डिपेंडेंट करेंगी, यानी कि की एट्रीब्यूट्स के ऊपर तमाम की तमाम नॉन की एट्रीब्यूट्स डिपेंड करेंगी की एट्रीब्यूट्स के अंदर प्राइमरी की भी आ जाती है, क्योंकि की एट्रीब्यूट्स का मतलब है कि वो की जो कोई भी डाटा यूनिकली आइडेंटिफाई करके लेके आए। तो इधर आप देख सकते हैं अकाउंटेंट नंबर, अकाउंटेंट नेम, अकाउंटेंट एज, ये तमाम चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही हैं, अकाउंटेंट नंबर पे, क्योंकि अकाउंटेंट नंबर होगा तो उसका कोई नाम होगा, उसकी कोई एज होगी, फिर उसका कोई ग्रुप है, फिर उसकी ग्रुप सिटी है, ग्रुप सुपरवाइज़र है। तो इस तरह सिमिलरली अनदर रिलेशन स्किल कैन बी क्रिएटेड इन विच ऑल द फील्ड्स आर डिपेंड ऑन द प्राइमरी की। तो दूसरा जो टेबल बनाया उन्होंने स्किल वाला बनाया, इसके अंदर भी जितनी भी उसकी कैटेगरी हैं या और भी अगर कोई फील्ड होती तो वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, स्किल नंबर पे। ज़ाहिर सी बात है, स्किल का कोई नंबर होगा तो फिर आगे उसकी कैटेगरी होएगी, टाइप होएगी, जो भी उसकी चीज़ें हैं, तो इसके अंदर भी ये प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। द एट्रीब्यूट्स proficiency in first normal relation was fully dependent on the whole primary key. The proficiency required now the content number and skill number. The third relation will be created as follow. तो तीसरा जो रिलेशनशिप इन्होंने बनाया है वो भी प्रोफिशेंसी का है, जो कि डिपेंड कर रहा है प्राइमरी की के ही ऊपर, यानी कि इन्होंने ओवरऑल तमाम का तमाम डाटा इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है कि जो भी नॉन की एट्रीब्यूट्स से, यानी कि नॉन की एट्रीब्यूट्स वो वाले जो कि यूनिकली डाटा आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उनको डिपेंड कर दिया इन्होंने किसके ऊपर, की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, की एट्रीब्यूट्स यानी कि प्राइमरी की के ऊपर। अब आप देख सकते हैं कि तमाम के तमाम इधर भी प्राइमरी की, इधर भी प्राइमरी की, इधर भी प्राइमरी की के ऊपर डाटा डिपेंड कर रहा है, बकाया जितने भी फील्ड्स हैं। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इज ए कंडीशन इन विच एन एट्रीब्यूट्स इज डिपेंडेंट ऑन द एट्रीब्यूट्स दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द प्राइमरी की। यानी कि पहले हमने क्या देखा था कि जो भी नॉन की एट्रीब्यूट्स थे उनको डिपेंड कर दिया किसके ऊपर, की एट्रीब्यूट्स के ऊपर, प्राइमरी की के ऊपर। लेकिन अब जो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी है इसके अंदर हमने क्या करना है, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिपेंड करवाना है की एट्रीब्यूट्स के ऊपर। अब की एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे, वो वाले जो कि प्राइमरी की से हट के होंगे। हालांकि की एट्रीब्यूट्स के अंदर प्राइमरी भी आता है और दूसरे भी आते हैं जो यूनिकली डाटा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि हमने प्राइमरी को नहीं बल्कि दूसरे जो प्राइमरी के अलावा हैं उनको पकड़ना है। सपोज ए, बी एंड सी आर एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन ए की मदद से हम बी तक पहुंच सकते हैं, बी की मदद से सी तक पहुंच सकते हैं। देन सी इज़ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑफ ए विया बी, यानी कि इस तरह सी डिपेंड कर रहा है ए के ऊपर, विया किसके, बी के। ज़ाहिर सी बात है ए को होगा तो बी आएगा, बी होगा तो सी आएगा, तो सी किस पे डिपेंड कर रहा है, ओवरऑल ए पे। सपोज बुक आईडी, बुक डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी आईडी, कैटेगरी डिस्क्रिप्शन, तो वी कैन राइट इट बुक आईडी से कैटेगरी आईडी हमें मिलेगी और कैटेगरी आईडी से हमें कैटेगरी डिस्क्रिप्शन मिलेगी। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम देख सकें तो कैटेगरी किस पे डिपेंड कर रही है, बुक आईडी पे, यानी कि कैटेगरी डिस्क्रिप्शन डिपेंड कर रही है बुक आईडी पे। थर्ड नॉर्मल फॉर्म, ए रिलेशन इज़ इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म इफ़ इट इज़ इन सेकंड नॉर्मल फॉर्म, यानी कि थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब ये वो कन्वर्ट होगी जब वो ऑलरेडी सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी, और सेकंड नॉर्मल फॉर्म में कब होगी, जब वो ऑलरेडी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगी। एंड इफ़ नो नॉन की एट्रीब्यूट्स इज़ डिपेंडेंट ऑन दी अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स, और अब कोई भी नॉन की एट्रीब्यूट्स किसी दूसरे नॉन की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि क्या करेगा, की एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। इट मीन्स दैट ऑल नॉन की एट्रीब्यूट्स आर फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ओनली ऑन प्राइमरी की, देयर शुड बी नो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी इन द रिलेशन। तो इसके अंदर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तीसरे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिमूव ऑल एट्रीब्यूट्स फ्रॉम सेकंड नॉर्मल फॉर्म रिकॉर्ड दैट डिपेंड ऑन दी अदर नॉन की एट्रीब्यूट्स, जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स के अंदर रिकॉर्ड डिपेंड कर रहे हैं उनको ख़त्म करना है। प्लेस दैम इनटू अ न्यू रिलेशन विद दी अदर एट्रीब्यूट्स एज ए प्राइमरी की, उनको ख़त्म करके एक नया टेबल बनाना है और उनके अंदर एक प्राइमरी की डिफाइन करनी है, फिर उन सब को उस प्राइमरी की के ऊपर डिपेंड करवा देना है, ताकि बाकी जितना भी रिकॉर्ड होगा हम उस प्राइमरी की को एक्सेस करके रिकॉर्ड हासिल कर सकेंगे।
तो जो एग्जांपल हमने देखी थी वो ये थी ग्रुप सिटी, ग्रुप सुपरवाइज़र आर डिपेंडिंग ऑन द नॉन की फील्ड ग्रुप नंबर। इनकी ये चीज़ें ग्रुप नंबर पे डिपेंड कर रही थी। अगर ग्रुप नंबर होता तो उसके ज़रिए हम ग्रुप सिटी और ग्रुप सुपरवाइज़र मालूम कर सकते थे। तो इनको अलहदा करके एक नया टेबल बनेगा जिसके अंदर हम एक प्राइमरी की डिफ़ाइन करेंगे। सेम इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर है, ग्रुप सिटी है और ग्रुप सुपरवाइज़र है। इधर से इन तीनों को हमने कट करके, जो कि इधर पहले थे, इधर से कट करके इनका एक नया टेबल बनाया और इसके अंदर अब एक प्राइमरी की हमने डिफ़ाइन कर दी। तो इस चीज़ को हम करते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कि जितने भी नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं उनको हम अलग कर देते हैं। उनको अलग करने के बाद फिर उनके अंदर ही किसी एक फील्ड को चुन के एक प्राइमरी की डिफ़ाइन कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर हम प्राइमरी की के अंदर बाकी डाटा भी एक्सेस कर लेते हैं और बकाया चीज़ें वैसी की वैसी हैं। यानी कि इसमें हमने सिर्फ उनको छेड़ना होता है जो कि नॉन की एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको अलहदा करके एक नया टेबल बनाते हैं और उनकी नॉन की एट्रीब्यूट्स के अंदर ही किसी एक को प्राइमरी की डिफ़ाइन कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस के मुतल्लिक़ वो पूछे, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपनी क्लास वालों के साथ शेयर करें।